बोले, कल रवानगी है मसूद मियाँ। कल? हाँ, कुछ काम थे जिनकी वजह से परसों का इरादा किया था, वो आज ही हो गए, इसलिए अब कल चलते हैं। अल्लाह करे अलीमुद्दीन मियाँ जीते हों। बड़े अच्छे इंसान हैं, पहले उनके पास चलेंगे, फिर उनके साथ मज़ार पर चलेंगे। तुम देख लेना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सुबह बेहद खुशगवार थी। खान साहिब ने आदमी भेजकर रेल के टिकट मंगवाए थे। अब मैं सिर्फ इनके इशारों पर चल रहा था। तैयारियां ही किया करनी थी। वो दो जोड़े कपड़े खान साहब के सूटकेस में रखे और दोपहर को रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सोच के दरवाजे बंद कर लिए थे। अब सिर्फ एक ही लगन थी, किसी तरह इस बुजुर्ग हस्ती के हुजूर पहुंच जाऊं, जिसके फैज से मेरी मुश्किल हल हो जाए। इंतजार करते रहे। खान साहिब मामूली आदमी न थे, जो सामने से गुजरता सलाम करता गुजरता। रेल आ गई। हमें बड़े एहतराम से रेल में बिठाया गया। खान साहिब पान खाने के आदी थे। रेल चल पड़ी तो पानों की डिबिया और बटुआ निकाल लिया। मुस्कुराकर बोले, लो चंदा, पान खाओ। खान साहिब, मैं पान नहीं खाता। अम्मा खा लो, ईद बकर ईद पर तो सब खा लिया करते हैं। और सुनो, हंसो, बुरी घड़ी घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाकयात को याद करके हंसा करोगे, मगर चांद खान को मत भूल जाना उस वक्त। मैं सिसक पड़ा और खान साहिब ने मेरी गर्दन में हाथ डाला। ना ना चंदा, ना। मर्द की आंखों से आंसू नहीं, शोले निकलने चाहिए। ना चंदा ना। दुश्मन भी मर्दों के ही होते हैं। मर्द हो, मर्दों की तरह हालात से मुकाबला करो। बुरी बात चंदा, बुरी बात। खान साहिब की मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करके न जाने क्या क्या एहसासात जाग उठे थे। सफर जारी रहा। रात हो गई। खान साहिब खाना साथ ले आए थे। दस्तरखान खोलकर बैठ गए। इसरार करके खाते और खिलाते रहे। रात को 12 बजे उन्होंने कहा, अब पाँव फैलाकर सो जाओ दुलारे, हम जाग रहे हैं। नहीं खान साहिब, आप सो जाइए। मियाँ, उम्र भर सफर में नींद नहीं आई, आज क्या खाक आएगी। तुम सो जाओ, हम कह रहे हैं, और फिर हमारा जागना जरूरी है। 4:30 बजे रेल मंजिल पर पहुंचेगी। तुम्हें तो अंदाजा भी ना होगा। उन्होंने जिद करके मुझे लिटा दिया। ट्रेन की रिदम ख्यालात के साथ सफर कर रही थी और आंखों में गुनूदगी घुल गई। थोड़ी देर के बाद सारे एहसासात सो गए। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए, न जाने क्या वक्त था कि अचानक कयामत ज़ुहूर में आ गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि बिनाई जाती रही। कोई आतिशफिशां फटा था या जलजिला आया था, कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था। लोग भयानक आवाज में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आंख खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था। दोबारा सो जाने को जी चाह रहा था। सब कुछ भूलकर, सब कुछ नजरअंदाज करके मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कब जागा। तेज रोशनी हो गई थी। खिड़कियों में से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थी। गर्मी लग रही थी। पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे आवाज सुनाई दी, रत्ना, ओ रत्ना, कब तक सोता रहेगा रे? 10 बज रहे हैं रत्ना, उठ जा भाई। न जाने कौन था, न जाने किसे आवाज दे रहा था, मगर फिर मेरे कमरे का दरवाजा खुला और एक दराज कामत खातून अंदर आ गई। भारी भरकम मोहम्मद खातून थी। साड़ी बांधे हुए थी। माथे पर बिंदिया लगी हुई थी। उम्र 40 से ऊपर ही थी। रत्ना, उठ जा बेटा, देख कितना दिन चढ़ चुका है। उफ़ो, पसीने में भीग रहा है। नगोड़ मारी बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे तू उठेगा या नहीं? खातून ने मेरे शाने झुंझोड़ते हुए कहा और मैं दम बखुद रह गया। रत्ना, मैं फटी आंखों से उसे देखने लगा। पानी लाऊं ठंडा चाची? 2 कटोरे भर डाल दो। नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, रत्ना, उठ जा बेटा, इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। औरत ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ गया। जा, मुंह धो ले, मैं मालती से नाश्ता भिजवाती हूँ, अब दोबारा ना लेट जाइयो। मोहम्मद खातून वापस मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या है ये सब कुछ? क्या है? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और रत्ना? ये औरत मुझे रत्ना क्यों कह रही है? कैसा अजीब अंदाज है इसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसा जैसे मुझे अरसे से जानती हो। कौन है ये? और ये जगह कौन सी है? या खुदा, ये ख्वाब है या आलम बेदारी? अभी मैं सहरी से पांव लटकाए बैठा सोच रहा था कि दरवाजे में एक झुरी पैदा हुई और एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सफेद रंग, भूरे बाल, पुरकशिश नकूश, हसीन आंखें जिनमें शौकी थी। फिर हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। हाथ में नक्शीन मुरादाबादी कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महाराज, सुबह हो गई, ये मेरी तरफ से। उसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी यख ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भिगो गया था। मैं भीग कर मसहरी से नीचे आ खड़ा हुआ। लड़की ने कहकहा लगाते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी और गड़ाप से बाहर निकल गई। हाँ, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मगर अब ये क्या हकीकत है? क्या हो गया मेरे माबूद? क्या हो गया? मैंने डूबते हुए दिल से सोचा। यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं था। बाहर निकलूं, कुछ अंदाजा तो हो। दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने सेहन था। बाथरूम का दरवाजा नजर आ रहा था।
कदम उस तरफ उठ गए। मैं इस पुराने तर्ज के बाथरूम में दाखिल हो गया, दरवाजा बंद किया, कपड़े उतारे, मगर कपड़े उतारते हुए मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। कुर्ता, बल्चे का पजामा। आह, क्या हो गया मुझे? क्या हो गया है? मैंने पानी का नल खोल दिया, इसके नीचे बैठ गया। मेरी सोच परवास करने लगी। कब सोया था, कहाँ सोया था कि आंख यहाँ खुली। जहन के पर्दों पर मीठे मीठे नकूश उभरने लगे। कानों में गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जो वाजे होती जा रही थी। रेल की आवाज, रेल। चांद खान, अम्मा खा लो, ईद बकर ईद पर तो सभी सो जाओ, सो जाओ। चांद खान, अरे रेल, चांद खान, रतौली। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठ खड़ा हुआ, पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। सर पकड़ कर बैठ गया, दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था, पानी इशाने पर गिर रहा था। कौन है अंदर? बाहर से आवाज सुनाई दी और मैं दरवाजे को देखने लगा। कौन है अंदर? आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं हूं मालती, मेरे मुंह से निकला, लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो आह, क्या है ये सब कुछ? नहा रहे हो रत्ना? बाहर से पूछा गया। हाँ। दरवाजा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया। समझ गई, श्यामा ने शरारत की होगी, मैंने खोल दिया है। वही आवाज दोबारा सुनाई दी, मगर इस बार मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा दिल, मेरा दिमाग काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज उभर रही थी, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। मैं चांद खान के साथ रतौली नहीं पहुंच सका, और चांद खान वो न जाने कहाँ गए। मैं होश में हूँ और न जाने किस तरह इस अजनबी जगह आ गया हूँ। अजनबी जगह रत्ना, क्या बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? रत्ना जी। बाहर से फिर आवाज उभरी और मैं चौंक पड़ा, मगर कुछ बोला नहीं। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे? मुझे बड़ी जोर से गुस्सा आया था, मगर क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए? क्या मैं इस पोजीशन में हूँ? आ रहा हूँ बस, हमने नाश्ता लगा दिया है। बाहर से आवाज उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। कोई पागल है, कुछ न सोचने देगी, निकला जाए, मगर दिमाग ठंडा रखना होगा। न जाने क्या हुआ है, कैसे हुआ है। नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल सवारे और बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं इस कमरे में नहीं गया जहां खुद को सोते हुए पाया था, बल्कि एक राहदारी से गुजरकर बाएं हाथ के एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी, उस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया, नाश्ता आगे सिरका लिया। मगर मैं इस कमरे में कैसे आ गया? मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में लगा होगा? मेरे कदम इस तरफ कैसे उठे? मैं भटक क्यों न गया? ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा? ये क्या है? भूरिया चरण का कोई नया खेल? दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांद खान कहाँ है? हम दोनों तो रेल में सफर कर रहे थे। चांद खान जाग रहे थे, मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसी कोई आवाज, तेज रोशनी, और फिर मैं दोबारा सो गया था। सब कुछ एक ख्वाब समझकर, और अब जरूर भूरिया चरण कोई चाल चल गया। उसने मुझे इस मुकद्दस मजार पर नहीं पहुंचने दिया, और अब मैं किसी हिंदू घराने में था, और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। कौन लोग हैं ये? वो मोहम्मद खातून, वो खूबसूरत शरीफ लड़की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं, होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लेना होगा। चाय वापस ले गई थी, सोचा ठंडी हो जाएगी, अब गर्म करके लाई हूँ। अरे तुमने नाश्ता भी शुरू नहीं किया? अभी तक सो रहे हो क्या? नौजवान औरत थी, काला रंग था, मगर नकूश बुरे नहीं थे। रत्ना जी, नाश्ता करो। कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ? कैसे जानता हूँ कि ये मालती है? कुछ और लाए तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं। गुड़ के शीरे हैं निरे, चिपक जाए तो छूटने का नाम न ले। बेचारी रमा रानी उनके सामने जा फंसी हैं, अब कोई कैसे निकाले उन्हें? कहीं उन्हें और कोई काम नहीं है? अभी सुबह हुई है, और अरे कुछ और लाए तुम्हारे लिए। मालती भी जुनूनी ही मालूम हो रही थी। कमबख्त की जबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। उस वक्त कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई थी, और मालती की आवाज बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर। अरे हम देखें ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है, दरवाजा बंद किए दे हैं हम, कहीं पापी इधर ही ना घुस आए। मालती ने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ रहा। कुत्ता खामोश हो गया, मगर कुछ देर के बाद एक तेज आवाज सुनाई थी। मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती उछल पड़ी। लो, शुरू हो गई आवाजें। उसने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आई रमा रानी। वो कुत्ता, ये कृष्णा कहाँ छुपी है? उसे तलाश कर, आज ये नहीं है या मैं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है इसने? अरे हमारे काम के आदमी हैं, हजारों काम निकलते हैं उनसे, और ये है कि रमा रानी अंदर दाखिल हो गई। ये वही मोहम्मद खातून थी, रमा रानी। मैंने सोचा। मोहम्मद खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना, वो यहाँ तो नहीं आई?
नहीं चाची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं उसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी कदर बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियां पीकर उठा ही था कि वही शोख लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना जी, बस आज बचा ले, भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ नहीं करूंगी। अरे अरे, मेरी कमर तो छोड़ो। कपड़े धोने की मोगरी हाथ आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच गुस्से में है, मार देंगी। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेख्तियार पूछा। अरे भगवान उनका नाश करे, खटिया खड़ी हो उनकी। वही आ मरे थे सुरेश चंद्र जी, आते हैं तो जाते नहीं है, सारा सारा दिन ईंटते रहते हैं यहाँ, और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो भी नहीं, और सामने आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है उनकी। सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, 2 बार कुत्तों ने काटा है। वह हंस पड़ी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले लग रहे थे। वे इख्तियार हंसती रही, आंखों में पानी आ गया। बोली, कुत्ते की आवाज का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने, और वो आवाज तेज खोल दी थी। ये कहकर वो बेख्तियार हंसी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं उन्हीं के लिए लाई थी। सर पर पांव रखकर भाग गए, चाची पुकारती रही। तुमने गुसल खाने का दरवाजा बंद किया था? अब जो ऐसे करूं तो अत्ती बड़ी मर जाऊं, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही हैं। ये था मेरा ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना क्यों कहकर पुकारते हैं? मैं इनका शनासा कैसे हूँ? बार बार तो एक जैसे वाकयात नहीं होते। अगर सरफराज का हमशक्ल निकल आया था तो किसी रत्ना या रत्न का हमशक्ल तो नहीं हो सकता था। फिर ये सब कुछ, आखिर फैसला क्या किया? जो कुछ भी है सब्र सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतजार करूं कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाज तो हो गया था कि मैं रतौली नहीं पहुंच सका। अब भूरिया चरण कोई और चाल चल गया, मगर इसने इस बार क्या किया है कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। न जाने चांद खान कहाँ गए। रत्ना ही बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे उस घर के बारे में कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है? औरत को मैं चाची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा, और जब उसने जवाब दिया, आह, इस तिलिस्मी कैफियत का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। दिन भर कोई काम न करना पड़ा। अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज भी सुनाई दी थी। अलबत्ता रात हुई तो दिल उछलकर हलक में आ गया, और वो जवार की सारी इमारतें जगमगा उठी, और हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाजें उभरने लगी। ये नाचने वालों का इलाका था, और रमा रानी भी उन्हीं में से एक थी। खुदा तुझे फना कर दे भूरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे इस गलाजत खाने में। दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं? क्या यहाँ पड़ा रहूं? यहाँ कृष्णा याद आई। मासूम, शोख, अल्हड़ लड़की। राधा उसकी हम शक्ल थी, और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। इसका अमली तजुर्बा भी हो गया। शाम से पहले उस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदल गया। पाकिज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शोखो शरीर कृष्णा रंग बदलने लगी। जर्क बर्क लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसी और अरीज कमरा, सफेद बुराक चांदनियां, तबला, सारंगी, हारमोनियम, उनके उकब में नुकीली मूछों वाले साजंदे साजों के सुर दुरुस्त करते हुए। मैं पाबे जंजीर नहीं था, यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कहाँ? हर जगह मौत और तबाही, कहीं अमान नहीं थी। बेबसी से आंखों में आंसू आ गए। खुदाया, ये दिन भी देखना था, ऐसी जगह भी रिस्क लिखा था। खान साहिब याद आए। मेरे चांद, मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले नजर आने चाहिए। हाँ खान साहिब, ये शोले मुझे पसंद कर देंगे। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रतन जी, ए रतन जी, मालती की आवाज सुनाई दी, और वो सामने आ गई। क्या है मालती, हार नहीं लाए अभी तक? हार तैयार रखे होंगे रहीम खान ने, जाओ ले आओ, रमा रानी कह रही थी। जरा जल्दी जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। और हाँ, जरा देख कर लाना, रहीम खान से कहना असली चंबेली लगाया करे, बीच में सदा बहार डाल देता है। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपए मुझे दिए। मैंने 100 रुपए का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, हार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया। बाजार की रौनक उरूज पर थी। तरगुलाब, मोतिया कड़ाकड़ बोल रही हैं रेवड़ियां। लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां की सदाएं सुनाई दे रही थीं। ज्यादातर पान वालों, फूल वालों और इत्र फरोशों की दुकानें थीं।
बुलंदियों से तबले ठोंकने की आवाजें हारमोनियम की री के साथ सुनाई दे रही थीं। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे। दूर से अब्दुल रहीम गुलफरोश का बोर्ड नजर आ गया और मैं उसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये सब कुछ? आओ रत्ना, बड़ी देर में आया आज। उमर रसीदा मगर कल्फ लगी नुकीली मूछे वाले ने एक बड़ा सा पड़ा उठाते हुए कहा, 20 है पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपए का नोट रहीम खान को दे दिया। कल तुम 20 रुपए ही छोड़ गए, मैंने आवाज लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल? मेरा दिल लरस गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपए कल के और 20 ये लो, 40 हो गए ना। हाँ रहीम खान, कल भी मैं ही आया था हार लेने। क्या मतलब? कल मैं ही हार लेने आ गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तिरंग में थे प्यारे। कब से ले जाता हूं मैं ये हार? महीनों हो गए। मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, पिछले हफ्ते से कुछ खोई खोई से हो। मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे मुंह से लरसती हुई आवाज निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ, महीनों से, मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मगर मैं तो पिछली रात में चांद खान के साथ रेल में सफर कर रहा था, फिर महीनों से यहाँ कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग, ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ है आखिर मेरे साथ? क्या हुआ है? रास्ता तक नहीं भूला था। मैं ख्याली के आलम में आया था, मगर इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा था जिनसे उतर कर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियां एक जैसी थी। ये तमाम बातें जहन खराब कर रही थी। इतना अंदाजा तो मैंने लगा लिया था कि ये सब कुछ भूरिया चरण ने किया है, लेकिन क्या किया है ये जानना जरूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी, जल्दी से हारों का पड़ा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था कि महीनों से मैं उससे हार ले जाता हूँ। उसका क्या मतलब है? वही कुछ हमशक्ल वाला मामला हो सकता है। रत्ना नामी कोई शख्स मेरा हमशक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हमशक्ल, हर जगह मेरा एक हमशक्ल मौजूद है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में? ना बाबा ना, हमें अंधेरा ना अच्छा लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? उसी वक्त तो फुर्सत मिले है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है? मालूम है? सितंबर है। मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? काहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है। तो और क्या? ओह मेरे खुदा, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होशो हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च ही को रतौली चल पड़े थे और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह। अगर ये वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगी। बोलो, वादा करोगी मालती? शगुफ्ता के बारे में पूछोगे? शगुफ्ता? हाँ रतन जी, शगुफ्ता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी, पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। शगुफ्ता कौन है? जानते हैं, आ गए ना इसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन हैं। नहीं, मैं शगुफ्ता के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे हो और कहते हो कि नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शगुफ्ता के फेर में मत पड़ो, वो तुमसे ज्यादा पागल है, तुम्हें भी बीच चौराहे मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी सनक यात्रा को। वहीं तुम काशोका के मंदिर किनारे धूनी रमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर उनसे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारे बराबर होता। उन्होंने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बाउले हो और सचमुच तुम थे। न खाने का होश, न पीने का। रमा रानी को रतन याद न आता तो भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर इनके मन में ममता का गंगा बहने लगी थी। वही तो मरा था उनका रतन, मेरा मतलब है अंजनापुर। गाड़ी के नीचे आ गया था और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में उसकी अरथ चलाकर आई थी। महीनों बाउली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी,
इन जगहों पर बेटों से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेले जो थे रमा रानी के, तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन ओमा रानी की हैं। चच्ची कहती हैं बचपन से, मगर ये सब कुछ क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूं, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी, कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला कैसे उनके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं उन्हीं के पास हूं, मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे, मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का शौक नहीं था, महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे वेद जी के इलाज ने तुम्हें बड़ा फायदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रोशनास करा रहा था, मगर ये अंदाजा नहीं हुआ था कि ये सब कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे, आखिर कैसे? क्या चक्कर चलाया था इस खबीस भूरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान साहिब को तो वो उस बुजुर्ग के दिए हुए तावीज की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता जरूर रोका होगा उसने मेरा, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा उसे गारत करे, पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिरे होंगे। मगर मैं पागल कैसे हो गया? बड़ी उलझने बाकी थी अभी, लेकिन कम से कम ये अंदाजा जरूर हो गया था कि मैं किसी रतन का हमशक्ल नहीं, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर, और भटकता फिर रहा था कि रमा रानी मुझे यहाँ ले आई। मगर मेरी दीवानगी की वजह क्या थी? एक सवाल और किया मैंने मालती से, मालती, तुम्हारे इस शहर का नाम क्या है? अरे, ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बाउला कर दोगे तुम? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ये तो वही जगह थी जहां चांद खान रहते थे। शक्ति नगर, ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेयकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बाउला करके छोड़ोगे? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं, जिसे देखो हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो उठी और बाहर निकल गई। मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। भूरिया चरण, सिर्फ भूरिया चरण, भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खान साहिब, अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे फौरन चांद खान साहिब से मिलना चाहिए, उनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे उनसे अलग कर दिया होगा। दिल बेचैन होने लगा। जी तो चाहा उसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहिब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का कोई जवाब भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ जिंदगी के। मुझे अब पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे? रोजे अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फायदा भी पहुंचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी न रह गई हो। खुदा करे चांद खान साहिब मिल जाएं तो एक बार फिर उनसे दरख्वास्त करूं कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त भूरिया चलन कब तक मेरा रास्ता रुकेगा? रात ही को मैंने अपने दिल में कुछ और फैसले भी किए थे। ये अंदाजा तो मुझे हो ही गया था कि मैं 5 माह तक जहनी अदम तवाजुन का शिकार रहा था, और ये वक्त आलमी दीवानगी में गुजरा होगा। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात थी, रमा रानी ने ये सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलोस बेगर्ज वो कुछ भी थी। माँ का जज्बा उभरा था उनके दिल में। जानवर तक इस जज्बे में खोट नहीं रखते, वो तो इंसान थी। चनाचे अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिससे परहेज करता। अगर मजबूरी ही हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा, और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बदल ना हो गए हों तो एक बार फिर उनके साथ बुजुर्ग के मजार पर जाने की कोशिश करूंगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आ गई थी, मगर सुबह जल्दी जाग गया था, और जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और जोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ, टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठ गया, खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नजर आई और कदम उस तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे गली थी और गली के दूसरी तरफ एक इमारत, और इमारत में एक जैसी ही खिड़की, और खिड़की में एक सफेद साड़ी, सफेद चेहरा, घटाओं जैसे बेपनाह बाल जो नीचे न जाने कहां तक चले गए थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, मुझे ही मुखातिब किया था,
और हिंदू तरीके से मुझे ये सलाम किया था, मगर मुझे क्यों? उसी वक्त उकब से दरवाजा पीटा जाने लगा और मैं उछल पड़ा। दरवाजा जिस जोर से पीटा जा रहा था उसमें बड़ी ही जानी अंदाज था। हाँ, शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर मैं वहशतज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हट आया और दरवाजे पर पहुंच गया। फिर दरवाजा खोल दिया। कृष्णा थी, धुली निखरी कृष्णा। दरवाजा क्यों बंद किया था? वो घबराई। मैं मुंह खोल कर रह गया। बोलो, दरवाजा क्यों बंद किया था? क्या हो गया? अंधे हैं ना हम सब? क्यों अंधे हैं? वो मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई। बुरी तरह बनाई हुई थी, इधर उधर देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था तूने? बताओ, क्या चीज निशाना बांधकर फेंकी थी? ये। मैंने संतरा सामने कर दिया। संतरा? उसने मेरे हाथ से छीन लिया, फिर घबराई। तो ये होता है सुबह ही सुबह, यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को, और राजकुमार जी अब दरवाजा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं। अरे तुम पागल हो, पागल हो तुम। सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और बने हो पागल। मैं बताऊं, पागल चाची है समझे, पागल हम सब हैं। तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। मैं? चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी, अब वहां कोई नहीं था। कृष्णा मेरे पीछे थी और मैं होंकों की तरह उसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ इस्तराबी अंदाज में ही हुआ था। दरअसल सो कर जागा था, हवास बहाल नहीं हुए थे। फिर जिस जहनी बहरान से गुजर रहा था उसमें कुव्वत इरादी कुछ न रह गई थी। चनाचे कृष्णा ने जो रवैया अख्तियार किया था उससे मरूब हो गया और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये कृष्णा साहिबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब भी शोला बार निगाहों से मुझे देख रही हैं। क्यों खोली तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी। हाँ शायद। आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेंटवा दबा दूंगी समझे? उसने घबराते हुए कहा। रमा रानी अचानक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने शायद कृष्णा के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ? क्या बात है कृष्णा? कुछ नहीं, वो झटकेदार लहजे में बोली और पलट कर जाने लगी। रमा रानी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तो मुझसे बात कर रही है, दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शगुफ्ता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है वो, सबको पागल बना सकती है। इस बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये उसके इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? उसका हर इशारा कैसे समझ लेता है? वो संतरा फेंक कर उसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंचकर उसके दर्शन करता है, पूजा करता है उसकी, और हम इसे पागल समझते हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कृष्णा की तरफ, और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम हो गई हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कृष्णा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, तुम न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है इसमें ये कोई मायूब बात है? मना कर सकते हैं हम किसी को, लोग हम पर हंसेंगे नहीं। जो कुछ वो कहेंगे उसका अंदाजा है तुम्हें? वो और बात है चाची, पर ये हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कृष्णा? ये हमारा तो नहीं है। तरवीदी जी की बात भूल गई, कहते थे अपना माजी भूल गया है, इसे माजी याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे? रह सकेगा ये इस अजनबी माहौल में? और इसे तुम शिकंजों में जिगड़ना चाहती हो? ये ना हमारा है ना शगुफ्ता का। और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कृष्णा, होश से काम लो, मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा, फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर गम के आसार नजर आ रहे थे, मगर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना, ठीक कहा है ना मैंने? तो ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया था, मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे? माँ कहकर लिपट गया था तू मुझसे। अरे बाउले, अम्मा कहकर तो किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो उसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश्त पोस्ट की बनी हूँ, क्या करती इस समय? तेरे साथ दीवानी हो गई थी, मगर ये जगह गलत है। हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूं? हम तो वो होते हैं जो पैदा ही बुरे कहलाते हैं। तुम्हें माँ कहना गुनाह है, गुनाह बन जाता है कहने वाले के लिए। डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए, शरीफ बन सकता है, मगर यहाँ तुझे जो ही होश आया यहाँ से चला जाएगा। तमाशबीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर नहीं। मैं सकते के आलम में था। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कर्ब था इनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी। धत तेरे की, बाउलों के साथ मैं भी बाउली बन गई। चल मुंह धो, नाश्ता कर ले। मालती, अरे ओ मालती, रत्ना जाग गया है, चल नाश्ता बना इसके लिए। जा रत्ना, मुंह धो ले। रमा रानी बाहर निकल गई।
मैं ठंडी आंख भरकर कमरे से बाहर आया और गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बड़ी बेदिली से किया था, दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था। कभी ख्वाब में भी इस माहौल को नहीं देखा था। इब्तदा में दूसरे बुरे रास्ते इख्तियार किए थे, यानी रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में भी कोई इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता अगर इन नाचने गाने वालियों के बारे में सुना था तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन उनकी भी एक जिंदगी होती है जो अब मेरी निगाहों के सामने थी। मैं तो खुद ही अपना नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ हो सकता हूँ। मगर यह शगुफ्ता कौन है? कैसी अजीब थी। अंदाज ऐसा था जैसे मेरी इससे भी शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था। पूरे 5 माह का मामला था। किस किस से क्या राब्ते थे कौन जानता था। चांद खान से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाए तो कुछ हिम्मत बांधे, पता तो चले कि क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि भूरिया चरण ने रतौली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? लिबास तब्दील कर लिया था। बज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की। जेब में 40 रुपए पड़े हुए थे। नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज्यादा वाकफियत तो नहीं था, मगर चांद खान के मोहल्ले का नाम मालूम था। तांगे चलते थे। एक तांगे ने मुझे वहां उतार दिया। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी, और उस वक्त दिल को धचका लगा जब चांद खान के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका देखा। गुमसुम खड़ा देखता रह गया। हो सकता है सब लोग कहीं गए हों। कुछ फासले पर एक परचून की दुकान थी। एक बुजुर्ग वहां बैठे थे। पहले भी उन्हें दूर से देखा था। उनके करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो सामने वाले मकान में चांद खान रहते थे। मैंने इशारा करके कहा, हाँ, कहीं गए हुए हैं क्या? चांद खान? बुजुर्ग हैरत से बोले, जी, वो तो खुद आशियानी हो गए अजीजी। कहीं बाहर से आए हो? क्या बताऊं कैसा समाज शिकन धमाका हुआ था दिलो दिमाग पर। बुजुर्ग का जवाब समझ में नहीं आ रहा था, या समझकर नहीं समझना चाहता था। हिम्मत करके दोबारा कहा, क्या फरमाया आपने? आओ मियाँ बैठो। कहीं बाहर से आए हो? अजीज हो उनके? क्या हुआ उन्हें? मैं समझा नहीं। जन्नत नशीन हो गए वो तो। मोहल्ले की अजमत थे। बखुदा पेशा बुरा पाया था, मगर मोहल्ले की नाक थे। दरवेश सिफ्त अमीरों की जेब तराश कर गरीबों की जरूरतें पूरी करते थे। किसी को तकलीफ नहीं देख सकते थे। आधी रात को पहुंच जाओ, चांद खान दाव में दर में सुखने हाजिर है। मजाल है किसी जरूरतमंद को इंतकाल हो गया उनका। बुजुर्ग बहुत बातूनी मालूम होते थे। हाँ मियाँ, अरसा हुआ। रेल का हादसा हुआ था। 70 अफराद हलाक हुए थे और बेशुमार जख्मी। खुदा जाने उनमें से कौन कौन रेल के हादसे में हलाक हो गए थे वो। हाँ अजीज, मगर कई माह हो गए इस बात को। तुम कहीं बाहर मुल्क से आए हो? हादसा कहाँ हुआ था? अनजानपुर जंक्शन से कोई 6 कोस पीछे। सुना है कयामत खेज हादसा था। सुना है रेल के डब्बे। इससे आगे बुजुर्ग ने क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया। बहुत कुछ याद आ रहा था। हाँ, वही वक्त था, बिल्कुल वही वक्त। इस रात उन्होंने मुझे सुला दिया था। मैं सो गया था। फिर सूरज चमका था। कुछ शोर सुना था मैंने, और उसके बाद मेरे 5 माह गुम हो गए थे। रमा रानी ने मुझे अंजनापुर में ही पाया था, यही बताया था मालती ने। हालात समझ में आ रहे थे। हादसे ने मेरा दिमाग उलट दिया था, और चूंकि मेरा कोई वारिस तो था नहीं, इसलिए न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा हूँगा। और फिर रमा रानी, मोहतरम, खान साहिब के कुछ और साथी भी यहाँ रहते हैं। मैंने आवाज पर काबू पाकर कहा, हाँ, बहुत से थे, बहुत सारे थे, मगर जब बादशाह ही न रहा, रैयत क्या रहती। जिसका जिधर मुंह उठा चला गया। अब तो ताला पड़ा है कोई 4 महीने से, कोई आता ही नहीं इधर। बुजुर्ग ने जवाब दिया। आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। चांद खान साहिब के बारे में तो अंदाजा हो गया था कि बेचारे मेरी ही वजह से मौत की नींद जा सोए। जलील भूरिया चरण इस तावीज की मौजूदगी में खान साहिब को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन रेल का हादसा बिला वजह ही तो नहीं हुआ होगा। जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। कितने लोग मारे गए मेरी वजह से। इन सब का खून मेरी ही गर्दन पर तो है। अगर मैं बुरे रास्तों का इंतखाब न करता, अगर गलाजत की तलाश में कदम आगे न बढ़ाता, जिंदगी को इस अंदाज में गुजारने की कोशिश करता जैसे इस दुनिया में रहने वाले नेक नाम लोग गुजारते हैं, तो ये सब क्यों होता? बहुत बड़ा गुनाहगार था मैं। न जाने किस किस का कातिल। अपने हाथों से तो मैंने कत्ल किए थे, बराह रास्त मेरे हाथों मारे गए थे। हाँ, गुनाहों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। न जाने आगे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। खान साहिब के किसी साथी का पता चल जाता तो कम से कम इससे रतौली के बारे में मालूमात हासिल कर लेता। इन साहिब का नाम भी मुझे याद नहीं रहा था जिन साहिब के पास खान साहब मुझे ले जा रहे थे। काश उस वक्त तवज्जो ही दे लेता, खान साहिब से वो तमाम तफसीलात पूछ लेता, तो कम से कम कोई सही अंदाजा ही हो जाता। यही गनीमत थी कि रतौली का नाम मालूम था। वहां जाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन खान साहिब के बगैर क्या करूंगा?
क्या कहूंगा किसी से, किसे तलाश करूंगा? क्या ये सब मुमकिन है? हाँ, क्या ये सब मुमकिन है? फिर दिल में एक ख्याल उभरा, खान साहब के घर का जायजा तो लिया जाए, हो सकता है वहां कोई ऐसी निशानदेही हो जाए जिससे कुछ और तफसीलात मालूम हो। ये ख्याल अचानक ही दिल में पैदा हुआ था और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि दिल बेइख्तियार खान साहब के मकान में दाखिल होने को चाहने लगा। वहां से हटा तो बुजुर्ग बोले, अरे नहीं नहीं मियाँ, ऐसे कैसे जा सकते हो? गन्ने का रस मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, 2 गिलास पियो, दिल ठंडा हो जाएगा। बड़ी बुरी खबर सुनाई है हमने तुम्हें, लेकिन ताज्जुब है 5 साढ़े 5 महीने हो गए इस वाकये को तो तुमने खबर ही ना ली। आखिर इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता था? इन बातों ने बुजुर्ग को बड़ी मुश्किल से टाला। गन्ने के रस से माजरत की, झूठ बोलना पड़ा था इस सिलसिले में। उन्होंने चाय की पेशकश भी कर दी, लेकिन बस जान छुड़ाकर वहां से हटा था। दिल पर एक बार फिर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। ये एहसास दिल से दूर नहीं हो रहा था कि चांद खान जैसा मुखलिस आदमी मेरी वजह से हलाक हुआ था। मकान के करीब पहुंचा, सामने से गुजरा, बगली समत आ गया। दूसरे मकानात में घिरा हुआ था ये मकान, अलबत्ता 6 मकान आगे जाकर रास्ता दूसरी जानिब मुड़ जाता था और यहाँ से खान साहिब के मकान के इहाते के पिछले हिस्से में पहुंचा जा सकता था, जिसे मैंने देखा हुआ था। पतली सी गली थी और गैर आबाद रहती थी। फिर इहाते की दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं थी कि इन्हें अबूर न किया जा सकता। वैसे इहाते के पिछले हिस्से में एक छोटा दरवाजा भी था, लेकिन वो भी शायद अंदर से ही बंद था। इधर उधर देखा और ये जायजा लेने के बाद कोई मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं है, इस इहाते की दीवार चढ़कर अंदर कूद गया। जगह जगह घास उगी हुई थी, काफी बड़ी बड़ी हो गई थी। रात की रानी के पौधे मुरझा गए थे। खान साहिब को फुलवारी लगाने का शौक था। ऊपरी हिस्से में तरह तरह के गमले रखे हुए थे, सब के सब इसी तरह थे, लेकिन मुरझाए हुए। मकान पर होलनाक वीरानी बरस रही थी। इस वक्त जब मैं यहाँ था, खान साहिब की मौजूदगी में ये मकान बड़ा पुररौनक था। उनके शागिर्द हंसी मजाक करते रहते थे, कहकहों की आवाजें उभरती रहती थी। खान साहिब का अंदाज उनके लिए बड़ा मुशफ़िकाना होता था। अब ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी और एक अजीब सी वीरानी हर शय पर छाई हुई थी। आगे बढ़ा और अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। मकान का सारा सामान गालिबन निकाल लिया गया था और अब वो खाली पड़ा हुआ था। मैं खान साहिब के कमरे में दाखिल हुआ। वसीओ अरीज कमरा, कोने में बिछा हुआ तख्त, एक जानिब पड़ी हुई मसहरी, ये चीजें मौजूद थी। मसहरी पर अलबत्ता बिस्तर नहीं था, दीवारें नंगी कर दी गई थी। खान साहिब जगह जगह नजर आ रहे थे। हर लहजा ये एहसास होता था कि अब कोई आवाज सुनाई देगी, लेकिन कुछ नहीं था। जो तस्वुर लेकर इस घर में दाखिल हुआ था, यहाँ आते ही सब कुछ खत्म हो गया था। भला इस वीरान खंडर में अब मुझे क्या मिल सकेगा? किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने गर्दन झटकी, मायूसी ने दिल में घर कर लिया था। भूरिया चरण अभी तक मुझ पर हावी था। जो कुछ उसने कहा था वो कर दिखाया था गम वक्त ने कि सुकून से नहीं जीने देगा। सुकून तो खैर क्या ही मिलता, जीना भी तो इतना मुश्किल हो गया था कि नाकाबिले बयान था। वो कमरा याद आया जिसमें खान साहिब ने मुझे ठहराया था और जो एक रात अजीब होलनाक हादसा का शिकार हुआ था। कदम उस जानिब उठ गए और मैं उस कमरे के सामने पहुंच गया। बिल्कुल वैसा ही था, दरवाजे खिड़कियां गायब, थोड़े थोड़े से टुकड़े दीवारों में फंसे हुए। कैसी होलनाक कहानी थी उस रात की। मैं कमरे में दाखिल हो गया और चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि दफतन एक बार फिर मेरा दिल धड़कना भूल गया। दिल के किसी गोशे में यह तस्वुर नहीं था कि भूरिया चरण यहाँ नजर आ जाएगा। वो अपने मनहूस वजूद के साथ दीवार से टेक लगाए, पांव फैलाए बैठा मुझे घूर रहा था। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही होलनाक शक्ल। मैं सकते किसी आलम में उसे घूरता रह गया। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आवाज सुनाई दी, आजा आजा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम, कैसी रही है? मैं उसकी आवाज पहचानता था। सूरत तो मेरी निगाहों के सामने ही थी। कुछ देर तक तो मुंह से आवाज ही ना निकल सकी, लेकिन फिर सारे बदन में चिंगारियां भर गईं। मैंने गर्राए हुए लहजे में बोला, और अब तेरा ये मस्कन है भूलिया चरण? जवाब में उसने कहकहा लगाया और बोला, थूकते भी नहीं है ऐसी जगहों पर, महल खड़े हुए हैं हमारे लिए। यही तो कमी है तेरे अंदर बालक, समझा ही नहीं तूने हमें, पहचाना ही नहीं। अरे पापी, हम तो खुद चलकर तेरे पास नहीं गए थे, खुद ही तेरा मन हमसे मिलने को चाहा था। बात की थी तूने हमसे, हमने सारी सच्चाई से तुझसे कह दिया था कि तू हमारा काम कर दे, हम तेरा काम कर देंगे। तुझ पर ही मुसीबत टूटी थी। कौन सा ऐसा धर्मात्मा था तू, थोड़ा सा काम कर देता हमारा, हमें वो शक्ति हासिल हो जाती जिसके लिए हम बरसों से कोशिशें कर रहे हैं, और उसका थोड़ा सा हिस्सा तुझे मिल जाता। मगर वो थोड़ा सा हिस्सा भी इतना होता कि तेरे पुरखों ने भी ख्वाब में ना देखा होता। लेकिन तू भी अजीब है। सारी रस्सी जल गई पर बल है कि खुलते ही नहीं। अब भी समय है। अरे हमने तुझसे कह दिया था कि अब भी समय है, मान ले हमारी बात। छोटा सा काम है और सिला जो मिलेगा, बस क्या कहें उसके बारे में तुझे, क्या कह सकते हैं तुझसे।
मैंने एक गहरी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए कहा, इतना खो चुका हूं भूरिया चरण कि अब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस एक जज्बा है मेरे सीने में, वो ये कि वो गंदा काम नहीं करूंगा जो तू चाहता है। इस जज्बे को नहीं खोऊंगा भूरिया चरण। ये जज्बा मेरा ईमान बन चुका है। ये जज्बा अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। तू ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है कुत्ते? मेरी जान ही ले सकता है ना मुझसे। मुझे इस जान से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है जो बिल्कुल ही बेजान है। कोई मकसद नहीं है मेरी जिंदगी का, कुछ नहीं रहा मेरे पास। भूरिया चरण के हंसने की आवाज मेरे कानों में उभरी। फिर उसने कहा, जान लेता तू कब की ले सकता था। बहुत मान है तुझे अपने ईमान पर, बहुत जज्बे हैं तेरे सीने में। अरे पगले, जान तो मैंने किसी की भी नहीं ली। तेरे माता पिता जीते हैं, तेरी बहन जिंदा है, तेरा भाई जिसे तूने समंदर पार भगा दिया जी रहा है, और तू भी जीता ही रहा है। रेल का हादसा हुआ था, अरे खुद थोड़ी हुआ था। इंजन उतार फेंका था हमने पटरी से, पटरी ही तो तोड़ी थी। जो सुरमा तेरे साथ था बड़ा बनता था, तावीज गले में डाले रहता था। ठीक है, हम इस तावीज की वजह से उसके पास नहीं जा सकते थे, मगर रेल के पास तो जा सकते थे। कैसी रही? मैं खूनी निगाहों से उसे देखने लगा। ये तय हो जाने के बाद कि रेल के हादसे में उसका हाथ था, 70 आदमी मरे थे सिर्फ मेरी वजह से, और लातादाद जख्मी हुए थे। मेरा जुनून उरूज पर पहुंच गया। मैंने दीवानगी के आलम में उस पर छलांग लगा दी। ये कुत्ता अगर मेरे हाथ आ जाए तो अपने दांतों से उसका नरखरा उधेड़ डालूंगा, लेकिन नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। खासी ऊंची छलांग लगाई थी और एक लम्हा गुजरने वाला था कि मैं उस पर जा पड़ता, लेकिन लेकिन मेरे और उसके दरमियान न जाने क्या चीज हाइल हो गई थी। न जाने वो क्या था। मैं खला में मुअल्लक रह गया। मैंने हाथ पांव मारे तो मेरे हाथ पांव जैसे किसी लेसदार चीज में जकड़े चले गए। तब मैं उस लेसदार चीज को देखा। मोटी सी रस्सी की मानंद बेरंग जाले थे, मकड़ी के जाले, लेसदार, बदन से चिपक जाने वाले, इतने मजबूत कि उन्होंने मेरे जिस्म का पूरा बोझ संभाल लिया था। मैं इन लेसदार जालों में लटक कर बेबस हो गया। जितने हाथ पांव चले उतने ही ये जाले मुझे लिपटते चले गए, और फिर ये कैफियत हो गई कि मैं जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। हाँ, भूरिया चरण मुझे नजर आ रहा था। वो इसी तरह पांव फैलाए मुझसे बेताल्लुक बैठा हुआ था। ये घनौने लेसदार जाले छत से लेकर जमीन तक फैले हुए थे, और बेरंग होने की वजह से मैं उन्हें नहीं देख सकता था। फिर उन जालों पर कोई शय मुतहरिक नजर आई। इस तहरीक से मेरा बदन भी जालों में लिपटा जा रहा था। ये मकड़ियां थी, 10-11 मकड़ियां जो इन जालों पर नमूदार हुई थीं और अपनी पीली बदनुमा आंखों से मुझे घूरती हुई मुख्तलिफ समतों से चलती हुई मेरी समत बढ़ रही थीं। उनका हुज्म कोई एक बालिश्त का होगा। मैं उनके पूरे जिस्म को देख सकता था। भूरिया चरण ने कहा, ये मेरे बैर हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, ये मेरे लिए जागते रहते हैं। तुम ऐसा कभी मत सोचना, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अगर हाथी भी मेरी तरफ बढ़े तो ये जाले उसे लपेट लें और वो हिल ना पाए। ये बैर उसे आंख झपकते में चट कर जाएं। ये काला जादू है बालक, कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर क्या करूं, तेरे भाग ही खराब हैं। धर्म धर्म की रट लगाए हुए हैं। अरे शक्ति ही धर्म है, माया शक्ति हो या काया शक्ति, इसके बिना कुछ नहीं होता। क्या देगा तेरा धर्म तुझे? क्या बिगाड़ लेगा तेरा धर्म मेरा? मेरा ज्ञान महान है। चांद खान पर तेरा जादू क्यों ना चला? उनका कुछ क्यों ना बिगाड़ लिया तूने? उस तावीज के पास जाते हुए तेरी जान क्यों निकलती थी भूरिया चरण? मैंने तंजिया लहजे में कहा, और वो मकरू हंसी हंस पड़ा। वो कहाँ जीता है, 60-70 और ले मरा अपने साथ। मुझे उस मजार पर जाने दे, फिर तेरी शक्ति देखूंगा। खतरनाक रास्ते बंद करना भी अक्लमंदी है, और अक्ल भी एक शक्ति होती है बाउले। अब भी मान ले, मेरा छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। उसके बदले तुझे जो कुछ मिलेगा तू सोच भी नहीं सकता। फागन दवार पहुंचा दे मुझे, बस एक बार ही भावना है मन में। बदले में तुझे बता दे क्या चाहिए। जीवन भर का सुख, शांति, धन दौलत के ढेर, संसार झुका दूंगा तेरे चरणों में। जो मांगेगा दूंगा। बोल के तो देख भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरा कब्जे में? इससे भी ज्यादा बालक, इससे भी ज्यादा। भूरिया चरण ने जीवन भर किया है, सारी उम्र ज्ञान लेने में बिताई है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरणों की धूल फांकी है, और अब समय आ गया है कि वो किसी खुश आइंद ख्याल में खो गया। फिर चौंक कर बोला, हटो रे हटो, उसके पास से आ बचा। नीचे उतरा और अचानक मैं जाले की गिरफ्त से आजाद हो गया। मकड़ियां वापस चली गई थी। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरा कब्जे में, और तू सीढ़ियां चढ़कर पीर फागन के मजार तक नहीं जा सकता। उसके लिए तुझे किसी और का सहारा चाहिए। मैंने तंजिया कहा और उसका चेहरा आग हो गया।
ये तेरे सोचने की बात नहीं है बूढ़िया चरण। तेरा इल्म गंदा है, सिफली है, नापायदार है, और वो एक पाक बुजुर्ग का मजार है। मैं नहीं जानता कि तू वहां क्यों जाना चाहता है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, तेरा नापाक वजूद इस पाक जगह नहीं जाना चाहिए। कम से कम मैं इसका जरिया नहीं बनूंगा। हम मुकद्दस जगहों का एहतराम अपनी जिंदगी से ज्यादा करते हैं। वो तैश के आलम में खड़ा हो गया। हैरे कुत्ते की पूंछ, अरे तेरी टेढ़ तो हम ऐसी निकालेंगे कि याद रखेगा। जा मर, भाग जा यहां से, अपनी जिद के मजे चख। ठीक होगा, खुद ठीक होगा। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा, और भूरिया चरण दंदनाता हुआ वहां से निकल गया।